व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में, इन्वेस्टमेंट कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। और आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, और जो कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये रिस्की है, वो रिस्की है। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है हर जगह, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि भाई ज़मीन खरीद लो या प्रॉपर्टी खरीद लो या फिर मैं स्टॉक्स में कर दूँ क्योंकि स्टॉक्स ज़्यादा रिस्की और वॉलेटाइल है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आज ये हम ये कवर करने वाले हैं कि कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि मैंने लैंड, गोल्ड और स्टॉक्स तीनों में इन्वेस्ट किया एक टाइम पर, और आज मैं धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा हूँ। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा फेवरेट पोर्टफोलियो अब कौन सा बनने वाला है, वो हम आखिरी में बात करने वाले हैं, विद ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल द एसेट क्लास विच आई हैव इन्वेस्टेड राइट नाउ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास पैसा आ गया और आपने थोड़ा सा पैसे जोड़ लिए अपनी सैलरी से, अपने बिजनेस से, तो सबसे पहले खरीदो घर। राइट, आपको लगता होगा कि सबसे पहले घर खरीद लो क्योंकि घर आपको एक स्टेबिलिटी देगा कि चलो आपके घर के सर के ऊपर छत हो गई। और ये बड़ा एक इमोशनल स्टेटमेंट है कि आपके सर के ऊपर छत हो गई। आप इतना फील करते हो रिलैक्स, हो आपके सर के ऊपर छत हो गई, वाह वाह वाह। और ये बोल के आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर, सब लोग आपको सबसे पहले आपको या तो ज़मीन का टुकड़ा दिलवाएंगे कि भाई एक ज़मीन खरीद लो, उसके पैसे बढ़ जाएंगे, और या फिर आपसे बोलेंगे घर ले लो। ठीक है, कोई भी आपसे बोलेगा नहीं स्टॉक्स खरीदो, कोई भी नहीं बोलेगा कि आपसे बॉन्ड खरीद लो, कभी कोई नहीं बोलेगा आपसे, हर आदमी बोलेगा घर खरीद लो। अब तो आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, मेरे दो बहुत ही चहेते इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, जिसमें मेरा मेजॉरिटी ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो दोनों में लाई करता है, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं दोनों कंपैरिजन में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों की आंखें खोलेगा, क्योंकि मैंने अपने रियलाइज़ किया दोनों में इन्वेस्ट करके, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। तो क्योंकि भाई आज से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आज से कुछ साल पहले मैंने एक लैंड खरीदा था, और वो मेरे 3 साल में पैसा ऑलमोस्ट मैंने उसको डबल करके मैंने बेचा। तो 3 साल में अगर मैं पैसा डबल कर लिया और वो मैंने बेच दिया, तो अगर मैं 72 से उसको डिवाइड करूँ 3 को, तो कितने परसेंट रिटर्न आया? तो रिटर्न आया है 24%। 24% बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिला मुझे 3 साल में पैसा डबल करने के लिए। ठीक है, तो 3 साल में मैंने पैसा डबल किया अपना, और वो प्लॉट बेच दिया। मैंने एक्चुअली एक लैंड में इन्वेस्ट किया था, तो मैंने काफ़ी मल्टीपल जगह डिफरेंट लैंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो मेरे को डबल देके गया और उसका 24% का रिटर्न आया, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। अब मैं इसमें ये आपको नहीं बता पा रहा हूँ और कि मैंने उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी दी है, मैंने जब ख़रीदा था वो स्टैम्प ड्यूटी भी है। उसके बाद मैंने उसको सिर्फ बाउंड्री कराई उसकी, उसमें भी मैंने लाख रुपए खर्च किया उसकी बाउंड्री कराने में। मतलब अगर मैं उसको प्रॉपर बाउंड्री कराता तो बहुत महंगा पड़ता, पर मैंने उसे स्टोन के जो पट्टिए होते लंबे लंबे, मैंने उससे एक आड़ करवाई थी, और उसमें भी मेरा लाख रुपये खर्चा आ गया था उसमें बाउंड्री कराने का। तो मैं ओवरऑल देखूं तब भी मैं अगर उसे मोटा देखूं तो मेरे को 24% की जगह और कम कर लो 22% का रिटर्न आया। बट वो एक ही इन्वेस्टमेंट है, एक ही लैंड है जब हुआ मेरा। उसके अलावा मैंने दूसरा लैंड जो मैं अब बेचने जा रहा हूँ वो डबल हुआ है अगले, मतलब ओवरऑल 8 साल बाद आई हैव गॉट अ बायर। उससे पहले मैं बड़ा ढूंढा मैंने, मेरे को बायर नहीं मिल रहा था उसको सेल करने के लिए। और फिर अगर जब आपको ज़रूरत होती है, आप बेचना चाहते हो, तो वो बायर आपसे बहुत कम पैसों में डील करता है या फिर बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करता है, तो आप वो बेचोगे नहीं क्योंकि आपको वर्थ नहीं लगेगा इतने साल रखने के बाद। अगर आप 8 साल तक बैठे रहे तो आपका 9% के आसपास का रिटर्न आया, विच इज़ वेरी बैड। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर आप जगह जगह लेते हो, डिफरेंट जगह लैंड लेते हो, तो कहीं आपका रिटर्न बहुत अच्छा आ सकता है, पर कहीं आपका रिटर्न बहुत कम भी आएगा। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी आप अलग दोगे, और इसके अलावा एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब भी आप एक लैंड लेते हो तो आप एक ऐसी जगह पैसा फंसा देते हो जो कि लिक्विड नहीं है। मतलब कि आप उसे कभी भी उठा के बेच नहीं सकते। अगर इन केस आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई, और कभी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई किसी से, आपको कोई घर में इमरजेंसी है, तो आप वो पैसा कहाँ से उठाओगे? कोई खरीदेगा आपका लैंड तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आपको अभी पैसे की ज़रूरत है। तो वो आपका पैसा जाएगा बर्बाद।
क्योंकि वो उल्टे पुल्टे दामों में आपको बेचना पड़ेगा इमरजेंसी के टाइम। उसके अलावा अगर आप उसको मॉडगेज भी करते हो कि चल भाई तू ये मेरा गिरवी रख ले और मुझे पैसे दे दे, तो भी वो आपको कम पैसे देगा और मॉडगेज करने का फिर वो इंटरेस्ट भी लेगा, और आपने एक तरीके से अपने लैंड को उसके हाथ में पकड़ा दिया, वो एक अलग इशू है। तो उससे कब्ज़ा हो सकता है आपका आगे चल के वो लैंड का। तो ये बहुत बड़ा इशू है। सबसे बड़ी और मतलब अगर आप देखो तो लिक्विडिटी तो है नहीं, बायर को आप हमेशा ढूंढते रहोगे, बायर नहीं मिलेगा आपको, सही डील नहीं मिलेगी, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अगर, तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है आपको बायर ढूंढने के लिए। फिर ऑल्सो यू हैव टू ट्रैक द राइट टाइम, कि हो सकता है जहाँ भी आप लैंड ले रहे हो आपको ये पहले पता करना होता है कि उसके आसपास कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके आसपास की लोकेलिटी क्या है, क्या वो डेवलप होने वाला है फ्यूचर में, क्या कोई सेलिब्रिटी वहाँ घर खरीद रहा है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है उसके पास गवर्नमेंट का, या ऐसा क्या है कोई ना वहाँ बस्ती बसने वाली है। इवन इंडिया में कास्टिज्म इतना है कि अगर आप छोटी अगर कोई आप आज भी इस युग में भी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब लैंड में डील कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि दे आस्क यू कि आपके अगल बगल कौन रहता है। अगर कोई SC ST रहता है, दे आर नॉट विलिंग टू बाय योर लैंड। और वो बड़ा अजीब सा एस्टॉनिशिंग लगता है मुझे कि आज के टाइम पे भी अगर आपके लैंड के बगल में किसी और ने घर खरीद लिया और वो SC ST है, या फिर वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है, या वो मुस्लिम है, तो वो नहीं खरीदना चाहते। कभी कभी कोई SC ST है तो नहीं खरीदना चाहते, और इतना बड़ा इशू बन जाता है वो उसके लिए, वो नहीं खरीदेगा आपका लैंड। अब आपकी वो डील वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंड में है कब्ज़े की। कब्ज़ा हिंदुस्तान में बहुत आसानी से होता है और बहुत जल्दी होता है। अगर कोई दबंग बंदा फंस गया आपके पास और उसने आपके लैंड पे कब्ज़ा कर लिया, तो अब भाई साहब अगर आप बहुत ज़्यादा माफिया या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आप थोड़े दबंग टाइप के नहीं हो, तो आप बहुत ही जगह फंस सकते हो। और आप उस लैंड को छुड़ाने के लिए मतलब आपको दांते क्या कहते हैं उसको, ऐसा हो जाएगा कि लोहे के चने चबाना पड़ जाएगा आपको अपने ही ज़मीन को लेने के लिए। मुझे याद है दिल्ली में एक जगह एक बंदे ने दोस्त के वो मुझे कहानी सुना रहा था, उसने फ्लैट लिया और उस पर लोगों ने जो वहाँ जिसने फ्लैट लिया था उसने किसी को रेंट किया वो फ्लैट, और वो रेंट जिसने लिया था वो कुछ साल वहाँ बना रहा। उसके बाद उसने रेंट देना बंद कर दिया और उसके बाद उसने कब्ज़ा कर लिया। फिर भाई साहब ने जितने जो रेंट जिसको रेंट पे दिया था, जो क्या कहते हैं जो किराए पे रहा था भाई, उसको पता नहीं कितने लाख रुपए दिए खाली करने के लिए। इनफैक्ट एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि बहुत साल अगर कोई बंदा रहता है तो उसके बाद आई डोंट नो, मेरे हिसाब से शायद 10 साल या 12 साल का है ये टेन्योर, कि 12 साल अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई रहता है तो वो ऑलरेडी उस पर मालिकाना हक अपना जता सकता है। फिर आप उसको कोर्ट में चैलेंज करने में भी आपके दांतों क्या कहते हैं लोहे के चने चबाना बराबर हो जाएगा। और अपने ही प्रॉपर्टी को आपको वापस लेने के लिए फिर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, उसमें पैसा बर्बाद करो, टाइम बर्बाद करो। तो ये इतना हैक्टिक हो जाता है कभी कभी अगर आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, और अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना क्यों मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आई हैव इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ऑल्सो। पर उसमें क्या है कि जितना आप पैसा लगा रहे हो क्या उस हिसाब से आपको रेंट मिल रहा है। क्योंकि अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आपको 20,000 रुपये किराया मिल रहा है, तो ये बहुत ही कम है। आप उसका इंटरेस्ट निकालोगे, अगर आप 6% के हिसाब से बैंक में भी रखते हो तो बैंक भी आपको 6% के हिसाब से 60,000 रुपये महीना देता है। आप इनकम टैक्स हटा के भी 50,000 रुपये तो अपने घर लेके जाओगे कम से कम बैठ के। अगर आप 50,000 रुपये घर लेके जाते हो और वहाँ 20,000 मिल रहे हैं आपको, तो पहली बात तो ये आपकी मकान की लिक्विडिटी नहीं है। आपके पास मकान है पर आपको इमरजेंसी पैसे चाहिए तो वो नहीं निकाल सकते आप, पर आपके पास बैंक में तो पैसे पड़े कभी भी ले सकते हो, और इंटरेस्ट आपको उससे ज़्यादा मिल रहा है जितना आप वहाँ रेंट ले रहे हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, कि रियल स्टेट में लिक्विडिटी नहीं है, दूसरी बात कब्जे का डर, तीसरी बात स्टैम्प ड्यूटी, और फिर अगर और जो यील्ड है, जो रेंटल यील्ड है आपकी या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है उस तरीके से जितना आप स्टॉक्स के थ्रू कमा सकते हो, इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमा सकते हो।
तो मुझे हमेशा, अब मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैंने बहुत सारे इवन गोल्ड का भी यही है। अगर आप देखो तो गोल्ड कितने सालों से कितने गुना हुआ है, तो उससे ज़्यादा आपको इंडेक्स ने, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ने ही आपको उससे ज़्यादा रिटर्न दे दिया। तो और गोल्ड भी मैंने एक्चुअली बाय किया, नॉट फिजिकल गोल्ड तो संभालना बहुत मुश्किल है और कभी भी चोरी हो सकता है। पर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7.5-8% का रिटर्न मिलता है, 9% का रिटर्न मिलता है, विच इज़ नॉट गुड। सच आप 12% का इंडेक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो आपको बहुत फ़ायदेमंद है। और आपको देखा जाए तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले इंडिया में नहीं था, 1 साल बाद का अब लग गया है, वो भी 10% बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 10% आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, दैट इज़ स्टिल नॉट दैट बिग। अगर आप देखा जाए तो अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ें देखो, जितने हिसाब से आप रिटर्न कमा सकते हो थ्रू स्टॉक्स, उससे हिसाब से 10% कैपिटल गेन टैक्स इतना ज़्यादा आपको हर्ट नहीं करेगा जितना आप रियल एस्टेट में भाग के प्रॉपर्टी खरीदोगे, ये खरीदोगे। और मैं देखा बहुत सारे लोग हैं जो, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंटली अपने दोस्त को बोला कि भाई तू ही इज़ प्लानिंग टू बाय अ फ्लैट, और मैंने उससे अपार्टमेंट के लिए मना किया कि मत खरीदो। मतलब मुझे लगता है कि तुम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे अपना पैसा लगाओगे, उसके बाद पूरी ज़िंदगी भर लोन लेके उसकी किस्तें भरोगे और पूरी ज़िंदगी भर तुम काम करोगे, और ये सिर्फ इसलिए कि भैया किस्तें चुकानी है। बीच में अगर प्राइवेट नौकरी में तुम्हारी नौकरी चली गई तो तुम फंस गए, अब तुम कैसे किस्तें भरोगे वो अलग, उसके बाद अगर किस्त नहीं करी तो उसका डिफ़ॉल्ट अलग, स्ट्रेस अलग। तो मेरे हिसाब से तुम भाई मान लेके तुम किराए पे बने रहो, और उससे ज़्यादा जो पैसा थोड़ा बहुत है कहीं और जगह स्टॉक में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। तो उसको भाई को समझ में नहीं आया, क्योंकि एज़ यूजुअल हमारे दुनिया का, हमारे इंडिया का एक सेंटीमेंट है कि घर अपनी छत, अपने क्या कहते हैं, अपने सर के ऊपर छत बना लो मेरे दोस्त। तो वो एक सेंटीमेंट हमें बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है, और ख़ासकर पड़ोसी, वो चाचा, वो ताई, वो फूफी, हर आदमी आपको बोलेगा कि तुमने आज तक घर नहीं लिया, आज तक प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए, तुम अपना घर की छत नहीं हो पाई। तो ये इमोशनल कमेंट से इंसान एक डिसीजन लेता है। पर आप लॉक हो जाते हो, आप एक जो पैसा आपके पास जो मूल है, जिससे आप ज़्यादा धन कमा सकते हो, आप डबल ट्रिपल कर सकते हो, उसकी जगह आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लॉक हो जाते हो जो लिक्विड भी नहीं है। और उसके बाद आप अगर वो कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं हुआ उसका बहुत ज़्यादा, तो आप फिर उसके बाद आपको और दुख होता है। पर ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं द सेम साइड। अब हम दूसरी बात करते हैं, जहां आप सुनोगे कि मेरे दादाजी ने ये ज़मीन ली थी और आज इतने हज़ार की ली थी और आज इतने करोड़ों की है। तो आप देखोगे वो भी नेक्स्ट जनरेशन ही मज़े लेती है उसके। अगर एक जनरेशन ने ज़मीनें खरीदी और उसने पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजारी और बहुत कम, ये लिखते हैं लिव बिलो योर मीन्स, बहुत गरीबी में गुजारी, तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ही उसके मज़े ले पाती है। वो अरबों जो करोड़ों की वो ज़मीन हो जाती है ना, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन यूज़ कर पाती है। वो जनरेशन को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इतना ही अगर आप मैं कहता हूँ इंडेक्स में भी अब कर लो तो आप उससे ज़्यादा वेल्थ बना सकते हो, उसके आप अप्रॉक्सीमेटली वहाँ टच आराम से कर जाओगे। और अच्छी बात ये है कि लिक्विडिटी जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप आराम से कभी भी पैसे निकाल सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि भाई रियल स्टेट में फंसने से अच्छा है कि आप स्टॉक मार्केट की तरफ चले जाओ, और स्टॉक मार्केट में आप इंडेक्स में ही चाहे इन्वेस्ट करो, थोड़ा करो, और जब वो मार्केट गिरे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप और ज़्यादा पैसे पुट इन करो इंडेक्स में, जैसे कि आपका जब वो बाहर दोबारा वापस आएगा, अपने नया हाइज बनाएगा, दोबारा ऊपर चढ़ेगा, तो आपके और अच्छे रिटर्न को, और 12% अगर इंडेक्स दे रहा है तो आपके रिटर्न 14-15% आसानी से हो जाएंगे विदाउट एनी टेंशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और क्यों मैं धीरे धीरे अपने रियल स्टेट धीरे बेच के अपने पोर्टफोलियो टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, और अपने रियल स्टेट से धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट हल्के कर रहा हूँ। इनफैक्ट एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में हम कभी बात करेंगे। आई हैव अ लिटिल इन्वेस्टमेंट देयर ऑल्सो, और वाई उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका भी कोई ऐसा विचार है और आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट ज़्यादा अच्छा नहीं है, रियल एस्टेट ज़्यादा अच्छा है, या कोई भी कॉन्ट्ररी आपका थॉट है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल लाइक टू नो अबाउट इट, और फिर हम उस पर भी कभी डिस्कस कर सकते हैं। So that's it for this video. Thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Bye bye. Trying to find the words to say, but nothing comes out.